वो एक बिल्डिंग में दो फ्लैट्स थे और नीचे वाले फ्लैट में एक नॉर्मल आदमी रहता था और ऊपर वाले फ्लैट में एक फौजी रहता था। और जब फौजी था उसकी ड्यूटी रात के वक्त की थी, वो रात के वक्त आता था और सीढ़ियों के ऊपर दब 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 करता वो ऊपर चढ़ता था और वहाँ जाके फिर वो अपने शूज़ उतारता था। पहला एक शूज़ उतारता तो उसे दीवार पर मारता था दौड़, उसके बाद दूसरा शूज़ उतारता तो उसे मारता था दीवार पे दौड़। तो ये रोज़ जो नीचे वाला था वो बहुत डिस्टर्ब होता था कि ये रोज़ आता है, सीढ़ियों पे शोर करता हुआ ऊपर जाता है, फिर एक शूज़ उतार के मारता है दीवार पे, फिर उसके बाद दूसरा मारता है, तो उसकी नींद डिस्टर्ब हो जाती थी। तो एक दिन उसने कहा कि भाई बात ये है कि हम दोनों हमसाए हैं, को मेरा ख्याल कर लिया करो, कोई शर्म किया करो, ये बड़ी ज़्यादती है कि एक तो तुम आते हो तो शोर होता है, फिर उसके बाद तुम जूते उतार के, और वो भी बड़े फौजी जूते जो हैं वो उतार के तुम दीवार पर मारते हो, तो मैं बहुत डिस्टर्ब होता हूँ, फिर मुझे नींद नहीं आती, अगले दिन मैंने दफ्तर जाना होता है। तो ज़रा मेहरबानी किया करो, ये ना करो तुम, अगर हम ज़ाहिर हमसाए हैं, एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। तो वो जो फौजी था उसने उससे कहा कि बिल्कुल फिक्र ना कर, बस मैं तुम्हारा मसला समझ गया हूँ, आइंदा ये गलती नहीं होगी। अब अगली रात जब फौजी आया तो थोड़ा सा दौड़ के सीढ़ियों पर चढ़ा, फिर अचानक उसे याद आया कि नहीं मैंने वादा किया हुआ था, तो मैंने इस तरह नहीं तोड़ना। तो उसके बाद वो आहिस्ता 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 ऊपर चढ़ा। अब उसने अपना दरवाज़ा आहिस्ता से खोला, दरवाज़ा खोल के जब बैठा अपनी चारपाई के ऊपर या बेड के ऊपर, तो वो अपनी आदत से मजबूर था, तो उसने अपना एक शूज़ उतारा और उसे दीवार पे मारा। जब मार दिया तो अचानक उसे याद आई, यार मैंने तो सुबह वादा किया था और मैंने तो शूज़ मारना नहीं था। अब उसने दूसरा शूज़ उतारा, आराम से उसको नीचे फर्श के ऊपर रख दिया, खुश हो गया। तकरीबन 2-1 घंटे बाद ना उसके दरवाजे पर नाक हुआ, डुड़ 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 डुड़। तो उसने उठ के दरवाज़ा खोला तो नीचे वाला हमसाया था। तो अब फौजी ने पूछा अब क्या मसला है भाई, अब क्यों इस वक्त डिस्टर्ब कर रहे हैं? उसने कहा अल्लाह का वास्ता है ये दूसरा जूता भी मार दो, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी, तुमने एक मारा है, उसके बाद मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि तुम दूसरा जूता मारोगे तो उसके बाद बहस हो सकूँगा, तो तुम दूसरा जूता क्यों नहीं मार रहे? ये को एक लतीफ़ा है, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के कॉन्टेस्ट में अगर आप देखें तो ये बड़ा ट्रू किस्म का बेसिकली लतीफ़ा है कि मोदी का बस नहीं चल रहा और अब वो चाहता है कि कुछ ना कुछ हो जाए, किसी ना किसी तरीके से हो जाए, और इस साइड से पाकिस्तान दूसरा जूता मार ही नहीं रहा। अब वो डिस्टर्ब है। अब ये जो डिस्टर्बेंस है इसका हल क्या है, आज के वीलॉग पे पूरी तफसील के साथ हम आपको बताएंगे। लेकिन वीलॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये याद रखें कि हर अच्छी बात सदका जारिया होती है। अगर आपको ये वीलॉग अच्छा लगे तो इसे किसी न किसी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और हमने अपना कॉलम 0 पॉइंट अब ऑडियो फॉर्म में लॉन्च कर दिया है, आप इस लिंक पे क्लिक करके अब हमारा कॉलम सुन भी सकते हैं। और हमने आपके लिए एक व्हाट्सएप कम्युनिटी क्रिएट की है, डिस्क्रिप्शन में वो कम्युनिटी और उसका लिंक मौजूद है, आप उसे क्लिक करें ताकि आपको रियल टाइम न्यूज़ जो है वो मिलती रहे। इशू जो भी हैं फर्क साहब आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फर्रुख अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाजरीन आज का दिन बड़ा इंटरेस्टिंग है, हम आपको खबरें बताएंगे दो सूरत हाल में। एक तो खबरें हैं जी मज़ाहिया खबरें, ये मज़ाहिया खबरें जो हैं ये इंडियन मीडिया की तरफ से आई, ये थोड़ा सा आपको बताएंगे और फिर वाकई आएंगे जरा अपने असल इशूज़ पे जो हमारी सीरियस स्टोरीज हैं, जो वाकई की जिसे कहते हैं ना एक्चुअल अपडेट्स हैं, इंडियन मीडिया वाली नहीं एक्चुअल अपडेट्स। तो कल इंडियन मीडिया को जी को गाँव मूत्र ज्यादा चढ़ गया था, ज्यादा नशे में थे, इतने नशे में थे कि उनके आरएसएस वालों को उन्होंने कैमोफ्लेज करवा दिया। उन्होंने कहा गाय का गोबर लगा के फिर पूरे इंडिया के अंदर कैमोफ्लेज हो जाओ, पाकिस्तान को नजर मत आना कहीं से, ठीक है। तो इस तरह की सूरत हाल थी। उन्होंने जी क्या क्या शुरलियां छोड़ी, कहते हैं जी F-16 गिरा दिया, कहते हैं जी JF-17 थंडर जो है वो 2 तैयारे हमने गिरा दिया, एक पायलट भी गिरफ्तार कर लिया, ठीक है। अब ये लतीफा चल रहा है और यकीन माने इंडियन मीडिया को देखने के बाद जब मैं सुबह उठा तो मैं ये सोच रहा था कि मुझे तो अभी तक 4 दफा शहीद हो जाना चाहिए था। तो उन्होंने कहा जी हम पूरे पाकिस्तान में घुस के इतना मार चुके थे वो पाकिस्तान को अपने ख्यालों में कि हम सब 4-4, 5-5 दफा शहीद हो चुके हैं उनके हिसाब किताब के अंदर। तो अब सुबह जब इंडियन मीडिया की अपनी आंख खुली, एक्चुअल खुली, तो उन्हें पता चला ये तो सारी रात हम पता नहीं क्या बोंगियां मारते रह गए, पूरी दुनिया ने गालियां देनी शुरू कर दी। दुनिया ने जब सुबह उठ के देखा तो पाकिस्तान तो सलामत था, पाकिस्तान तो ठीक था। तो उन्होंने कहा कि यार ये तुम रात को कर रहे थे ये क्या था? तो अपनी एक एक खबर से इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता बैक ट्रैक करना शुरू कर दिया। और सुबह होते ही जेडी वेंस शायद रात को इन्हें देखता रहा तो वो तंग था इनसे। उन्होंने कहा यार ये क्या बकवास है। सुबह उठते ही उसने कहा कि यार हम तुम्हारी जंग में नहीं पड़ रहे, तुम्हारी ऐसी की तैसी, क्योंकि इंडिया पूरी तरह से चाह रहा था किसी तरह से जेडी वेंस आके जंग रुकवा दे या कोई अमेरिका आके इंटरवीन कर दे, लेकिन उन्होंने कहा जी हमारी तरफ से कोई इंटरवेंशन नहीं हो रही, आपका मसला है, नन ऑफ आवर बिजनेस। और पाकिस्तान को इस वक्त यही चाहिए था, पाकिस्तान यही चाह रहा था कि हम पे कोई इंटरनेशनल प्रेशर ना आए क्योंकि हमने तो अपना बदला भाई लेना है। और इसी दरमियान में एक छोटी सीरीज बात भी आपको बताता जाऊं। अच्छा जी, एम्बेसडर का नाम मैं आपको बता देता हूं, रिजवान सईद शेख साहब, ये पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं अमेरिका में। इन्हें सुनिएगा,
CNN को इन्होंने इंटरव्यू दिया, इस तरह डिफेंड किया जाता है। ये होता है पाकिस्तान का मौकफ देना, जिस तरह हमारे बहुत सारे पॉलिटिशियन दे रहे हैं। माजरत खां हूं, वो शायद ठीक तरह से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे, उनकी शायद प्रैक्टिस नहीं है, अगर नहीं है तो कम से कम इस इंटरव्यू को जरूर देख लें कि उन्होंने मुंह तोड़ के जवाब दिया। CNN को ये उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पे अपनी आवाम का प्रेशर है, पाकिस्तान अपना राइट रिजर्व रखता है, इन्होंने हमारी बाउंड्री के अंदर आके ये हरकत की और हम इसका जवाब देंगे। और जिस तरह के इल्जाम, जाहिर सी बात है, इंडियन मीडिया या इंडिया के जो लोग हैं वो ब्रीफ भी करते हैं इंटरनेशनल चैनलों को, तो वो तमाम जिसे कहते हैं ना वो नैरेटिव को उन्होंने काउंटर करके रख दिया। बहरहाल जी, अब चलते हैं अपनी जो इंपॉर्टेंट स्टोरीज हैं उनकी तरफ। ये इंडिया की तंबी तो हम कंटिन्यूअसली अब उतारते रहेंगे, जो इन्होंने रात शुगल लगाए हैं ना, यकीन माने हंस हंस के भी हम पागल हो रहे थे और हम सोच रहे थे कि यार ये इंडियन वाकई इस मीडिया पे बिलीव करते हैं। तंबीबाजी बंद करो, सीरियस काम करो। चल आज सीरियस अब हम आते हैं वाकई सीरियस काम पे। तो जी हमारे मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक्स हम आपको थोड़ी सी एम्बिग्यूटी में मैं रखता हूं, मैं आपको तीनों टॉपिक्स इकट्ठे नहीं बता रहा, वन बाय वन बताएंगे। इस वक्त जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टोरी है वो हमारी स्टोरी है जी कि पाकिस्तान इस वक्त अब जो सिचुएशन है, हम किसी भी टाइम हमला कर सकते हैं। ये हम क्यों कह रहे हैं? पाकिस्तान को कौन सा ऐसा क्वेश्चन मिल गया है? ये एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। इनसाइड एनालिसिस है, जानिएगा जावेद चौधरी साहब से। और मसला ये है कि सऊदी अरब का जो आना है ना दरमियान में, वो बड़ा सिग्निफिकेंट है, बहुत अहम है, क्योंकि सऊदी अरब को उस वक्त अमेरिकन से इन्वॉल्व करते हैं जब पाकिस्तान मानता नहीं है, जब पाकिस्तान राजी नहीं हो रहा होता। उससे पहले अमेरिकन खुद फ़ोन करते हैं, और जैसे कि उनके मार्को रूबियो ने फ़ोन्स किए, बाकायदा कई फ़ोन्स किए उसने, एक नहीं। और उसके बाद फिर वो ब्रिटिशर्स को इन्वॉल्व करते हैं। तो दिल्ली के अंदर जो उनका ब्रिटिश हाई कमिश्नर है वो, और यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो उनकी ब्रिटिश हाई कमिश्नर है वो मुसलसल राब्ते में रही, और उन्होंने गवर्नमेंट और उसके बाद आर्मी के लोगों से सबसे उन्होंने मुलाकात की। जो लास्ट उनके पास ऑप्शन बचता है पाकिस्तान के लिए, वो सऊदी अरेबिया होता है। जब पाकिस्तान राजी नहीं होता तो सऊदी अरेबिया को शामिल किया जाता है। अब ये जो सऊदी वज़ीर ख़ारजा आए हैं, वो सबसे पहले इंडिया गए, और इंडिया को जाकर उन्होंने, अरे किसी के कहने पे गए, ऐसे नहीं किए होंगे कि उठे और चले गए। डेफिनेटली अमेरिकन ने उनके साथ बात की होगी, और उसके बाद फिर सऊदी वज़ीर ख़ारजा वहाँ पे गए, और जाने के बाद उन्होंने उससे बात की, और वहाँ बात करने के बाद वो पाकिस्तान आए। ऐसा नहीं था कि पाकिस्तान आए हों, यहाँ से कुछ उन्होंने पाकिस्तान की टर्म्स एंड कंडीशन मालूम की और उसके बाद वो गए हों, नहीं। वो वहाँ से आकर उन्होंने उनकी टर्म्स एंड कंडीशन या जो सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने बताया, ठीक है। अब उसके बाद ये था कि उनकी यहाँ पे मीटिंग्स हुई, और मीटिंग हुई, मीटिंग्स के फौरन बाद वो यहाँ से चले गए, यानी एक रात भी उन्होंने यहाँ पे स्टे नहीं किया। ये सऊदी अरेबिया का आना और फिर फौरन चले जाना, इसके अंदर सब कुछ है। क्योंकि फौरन चले ना जाते तो हो सकता है यहाँ पे वार स्टार्ट हो जाती, और एक मुल्क का वजीर खारजा अगर किसी दूसरे मुल्क के अंदर हो तो जंग स्टार्ट करना नियर टू इम्पॉसिबल होता है, ये मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसका जहाज ने फ्लाई करना, उसने वापस आना होता है। और वापस कैसे जाएंगे अगर आपकी फ़िज़ाई हदूद ही बंद होगी और मिसाइल चल रहे हैं और उसके अंदर तोपें चल रही हैं और बारूद फट रहा है हर तरफ, तो फिर तो ज़ाहिर है एक मुल्क का वजीर खारजा फंस गया ना वहाँ पर। तो ये हमेशा जब इस टाइप की सालसी होती है और किसी जगह डेड लॉक हो जाता है और दूसरा मुल्क नहीं मान रहा होता और उनको कह देता है कि भाई मसला हमारी इज्जत का है, और फिर वो कन्विंस हो जाता है कि वाकई इनकी इज्जत का है, तो फिर वो इमीडिएटली निकलते हैं। और ये बाकायदा एक प्रैक्टिस है ऑल ओवर द वर्ल्ड, हिस्ट्री के अंदर भी आप देख लें। तो जो सऊदी वजीर खारजा का आना कि पाकिस्तान को समझाएं, क्योंकि ये हमारा आखिरी दोस्त है इस मामले में जो हमें समझा सकता है, जिनकी हम बात मान सकते हैं, और फिर उनका फौरन चले जाना, ये चीज़ साबित करती है कि पाकिस्तान ने डिसाइड कर लिया हुआ है, और टाइम पाकिस्तान ने ऑलमोस्ट कैलकुलेट कर लिया हुआ है, और वो टाइम जो सऊदीज़ को भी उन्होंने बता दिया कि भाई साहब हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, बेहतर ये है कि आप यहाँ से निकलें, ठीक है। ये चीज़ साबित करती है कि पाकिस्तान जो है वो अब बिल्कुल लास्ट रिजॉर्ट पे है इस वक्त, बिल्कुल। आप ये समझें कि जैसे होता है ना वो बंदूक के अंदर गोली लोड देना और उसके बाद अपना हाथ उसके ऊपर रख लेना ट्राइगर के ऊपर, और थोड़ा थोड़ा ट्राइगर ऐसे दबा रहा हो बंदा, इस किस्म की पोजीशन है इस वक्त, ठीक है। और ये पोजीशन अब से नहीं है, पिछले 3 दिन से, और हर रात जो है वो हाई अलर्ट होता है, और आज तो बहुत ज़्यादा हाई अलर्ट है। और इसका एक और मैं आपको इसका एक सबूत और भी देता हूँ कि इस वक्त भी इंडिया की 28 एयरपोर्ट्स हैं जिनको टोटली बंद कर दिया गया है, और इनकी जो बंदिश का दुरानी है उसे 15 मई तक खींच दिया गया, ठीक है। और इससे हज़ारों उनकी एयरलाइंस जो डिस्टर्ब हुई, हज़ारों उनकी परवाजें डिस्टर्ब हुई हैं, और इंडिया को बहुत नुकसान हुआ है। और पाकिस्तान का जो एयरपोर्ट्स हैं वो खुलते रहते हैं, बंद होते रहते हैं। तो इस चीज़ ने भी ये साबित कर रही है चीज़ के पाकिस्तान जो है वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ करने वाला है, और अब ज़्यादा टाइम पाकिस्तान को इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ साथ वाशिंगटन पोस्ट की एक खबर है, और उसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी ये कहते हैं कि
हम जो हमले के बगैर नहीं रह सकते, क्योंकि हमारी बेइज्जती हुई है बहुत ज़्यादा, और पब्लिक ये चाहती है कि हर सूरत गवर्नमेंट जो है इसका बदला ले, और पब्लिक का प्रेशर इतना ज़्यादा है कि गवर्नमेंट इसको रेजिस्ट नहीं कर सकेगी। जैसे रिजवान सईद साहब का आपने जिक्र किया, रिजवान सईद साहब जो बड़े अच्छे डिप्लोमेट हैं, और ये पहले अमेरिका के अंदर वाशिंगटन के अंदर डिप्टी हेड ऑफ मिशन भी रह चुके हैं, तो इनकी सर्विस जो है उसका बड़ा हिस्सा अमेरिका के अंदर गुजरा है। कॉन्फिडेंट आदमी है और इन्हें मुश्किल टाइम पे वहाँ पे एम्बेसडर बनाया गया, और कैरियर डिप्लोमेट हैं, और इन्होंने बड़ा ठीक, मैंने देखा उनका जो इंटरव्यू था दिन के वक्त, मैंने अपने व्लॉग के अंदर भी जिक्र किया, कमाल कर दिया उन्होंने, कोई शक नहीं। हुकूमत पाकिस्तान भी यहाँ पे कमाल कर रही है, लेकिन एज ए एम्बेसडर जिस तरह उन्होंने प्रेजेंट किया अपना केस, चंद मिनटों के अंदर जिस तरह उन्होंने एक्सप्लेन किया, और चंद मिनटों के अंदर जिस तरह एक पाकिस्तान की आवाज़ है उसको पूरी दुनिया तक पहुंचाया, वाकई वो कमाल है। वो भी ये चीज़ बता रहे थे कि जनाब गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर है और पब्लिक का प्रेशर है, और पब्लिक के प्रेशर को गवर्नमेंट ज़्यादा देर रेजिस्ट नहीं कर सकती, तो अल्टीमेटली पाकिस्तान ने कुछ ना कुछ करना है। अब इंडिया के अंदर जो अफरा तफरी है, जो सऊदीज़ की इन्वॉल्वमेंट है, और फिर इन्वॉल्वमेंट के बाद उनका फौरी तौर पर यहाँ से निकल जाना, और इंटरनेशनल मीडिया का ये तस्लीम कर लेना कि जनाब बड़ा पब्लिक प्रेशर है गवर्नमेंट के ऊपर या एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर या स्टेट के ऊपर इसका, और फिर इसके साथ साथ जेडी वैंस का बाहर निकल जाना, उसने कहा कि इट्स नॉट आवर बिजनेस, करो जो करना, तो उसका ये कह देना, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब गेम ओपन है, और गेम ओपन है, और पाकिस्तान को एक ग्रीन सिग्नल दिया जा रहा है कि ठीक है आप अपना बदला पूरा करें, और उसके बाद फिर हम दरमियान में दोबारा आएंगे और सेटल करेंगे चीज़ों को। मुझे लगता है कि इंडिया भी अब इस चीज़ पे एग्री कर रहा है कि ठीक है जी, वो उसको दूसरा जूता फेंक रहे थे, दूसरा जूते का इंतजार कर एक चीज़ आप मानेंगे पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान ने इंडिया के नर्व्स थका दिए। डेफिनेटली, और पाकिस्तान ने बड़ा ज़बरदस्त गेम किया, ऑनेस्टली मैं बड़ा मेच्योर बिहेवियर है पाकिस्तान का। उसकी वजह यह है कि जो नरेंद्र मोदी है उसका बस नहीं चल रहा। अभी देखें ना, ये खबर आई है टेलीग्राफ की, और खबर ये आई है कि ये कराची पोर्ट के ऊपर हमले की इंडिया ने तैयारी कर ली, उन्होंने अपना जंगी बेड़ा जो है ना वो भेज दिया कराची की तरफ, और इस वक्त वो 300 से 400 मील के फासले पे है, यानी कराची से, और अपने वाटर्स में है, वो इंडियन वाटर्स के अंदर है, लेकिन पाकिस्तान के बहुत करीब है, कराची के बहुत करीब है, और उसके ऊपर उसने ब्राह्मोस जो मिसाइल हैं, वो क्रूज मिसाइल है, वो भी लगाए हुए, 500 किलोमीटर का फासला तय करते हैं वो, और उनके सबसे बड़े जो मिसाइल्स हैं वो यही हैं। नहीं चौधरी साहब, नहीं, इनके 3 मिसाइल और बहुत बड़े हैं, ठीक है, गोबर आर्या उसके बाद तेजाब गोस्वामी और जनरल बकरी, ये 3 बड़े ज्यादा बड़े मिसाइल है, सीरियसली, ये ब्रह्मोस कुछ नहीं, आपको बस नहीं चल रहा। लेकिन यार बात ये है कि हमारे एक पुराने दोस्त है यार, वो फोत हो गए, हम उनका जिक्र नहीं करना चाहिए, वो जंग में कॉलम भी लिखा करते थे, तो उन्होंने ना जब पीटीआई ने बहुत ज़्यादा उनके ऊपर एतराज़ करना शुरू किया, गाली गलौज देना शुरू कर दी, तो एक गाली थी जो उनकी वालदा को दी गई थी, तो उन्होंने ना कॉलम लिखा, और उसका टाइटल जो था ना वो गाली लिख दी अपनी, मेरी माँ को, ये उन्होंने कह के ना इस टाइप का। अब उसके बाद इस टाइप की वर्डिंग जो है ना वो ज़ाहिर नहीं चलती अखबारों के अंदर, लेकिन उनका स्टार्ट था कि नहीं, मेरा कॉलम जो एज इट इज़ चलना चाहिए। अब वहाँ पे कन्फ्लिक्ट आ गया, तो वो सुहेल वड़ाई साहब है ना जो एडिटर हैं जंग के, उन्होंने मीर शकील रहमान साहब से रब्ता किया कि जी ये इशू है, तो अब क्या किया जाए। एक तो वो शकील साहब जो है वो देर तक हंसते रहे, तो शकील साहब ने कहा कि भाई सुहेल वड़ाई साहब, अगर कोई शख्स अपनी माँ को गाली दे रहा है, तो आप और मैं रोकने वाले कौन होते हैं। सेम इसी तरह अगर इंडियन मीडिया जो था उसने अगर अपने कपड़े उतारने थे, उसने दुनिया को ये बताना था कि हम इंतहाई वाहियात लोग हैं, हम इंतहाई बेतुबारे लोग हैं, और हम किसी लेवल पे भी जा सकते हैं, तो मैं और आप एतराज करने वाले कौन होते हैं, मुझे बताओ सर। इंटरनेशनल, क्योंकि पूरी दुनिया में बर्बाद हो गया है, इमेज ही खत्म हो गया मीडिया। सर इंटरनेशनल मीडिया भी ये कह रहा है कि खबर कंफर्म करनी है तो इंडियन मीडिया को जाके देखो, जो वो कह रहे हैं बस ये नहीं है, बाकी कुछ भी हो सकता है। तो जब उन्होंने अपनी वालदा को गाली देनी थी, हमें क्या प्रॉब्लम, आपको क्या प्रॉब्लम। आप कहते हैं इंडिया ने अपनी माँ पे नहीं कर दी, टोटल जो है ना मीडिया खत्म हो गया उनका, पहले एयरफोर्स खत्म हुई, फिर उनकी बड़ी फौज खत्म हुई, अब वो नेवी भेज दी है उन्होंने, और इसी काम के लिए भेज दी है, और साथ साथ मीडिया। तो बहुत लॉस हुआ यार इंडिया का, वैसे क्रेडिबिलिटी लॉस जो है ना सबसे बड़ा लॉस होता है। देखिए वो जो मेरा जर्नलिस्ट दोस्त दिल्ली के अंदर, जब उसने मुझसे बात की ना, मैंने उससे यही कहा, मैंने कहा यार पागल हम भी हैं, लेकिन आप लोग तो बावले हो गए बाकायदा इस लेवल पे मैंने यकीन कर नहीं देखा किसी को कि यार मुंह से धुआं निकल रहा है। आधा पाकिस्तान आपने फतह कर लिया हुआ है, आधे से ज्यादा लोग आपने मार दिए हुए हैं, और पोर्ट के ऊपर आप नेवी को कह रहे हो, और कमांड कर रहा है, वो कह रहा है नेवी वालों आगे बढ़ो, और बढ़ के ना कराची की पोर्ट के ऊपर हमला कर। कौन कह रहा था ये? यार मेजर साहब हैं, गोबर आ रही है यार नहीं यार, मैं ये नहीं चलो नाम लिया गया यार, नहीं मैं कर सकता यार, मैं उस लेवल पे नहीं जा सकता, मैं माफी चाहता हूं। चले मैं जाऊंगा, मैं तो जाऊंगा, अच्छा कोई तुम हो भी बिल्कुल कम सुनो, जैसा अपना तो सीधा, जैसा मुंह वैसी चपेड़, कोई प्रॉब्लम ही कोई नहीं है। गौ मूत्र पीने वाले जो है ना, इन्हें ऐसे ही यार नहीं यार, देखो उनका मजहबी रिचुअल है, उसको नहीं छेड़ना। चौधरी साहब ठीक है, चले सर आगे चलते।
आपको करना तो सब ज्यादा हो जाएगा चलिए कोई बात नहीं, बहुत बड़ी कम्युनिटी इन्वॉल्व है, हम ज्यादा कहेंगे नहीं, पर तकलीफ ज्यादा हो जाएगी। अच्छा, एक तो ये हो गया। दूसरा ये है कि पाकिस्तान के लिए गुड न्यूज़ है, गुड न्यूज़, बड़ी अच्छी गुड न्यूज़ है कि IMF के ने किस्त पाकिस्तान की अप्रूव कर दी है। $1 बिलियन पाकिस्तान को मिल रहा है। इससे पहले सितंबर में $1.1 बिलियन मिला था, तो टोटल जो हो गया $2.1 बिलियन हो गया, और $7 बिलियन का पैकेज है पाकिस्तान का। और इंडिया ने बड़ा जोर लगाया, बहुत जोर लगाया उन्होंने कि ये IMF जो है वो पाकिस्तान की किस्त जारी ना कर सके, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान को किस्त मिली, और ये मेरा ख्याल है बड़ी खुशखबरी है। और इस पोलराइजेशन के ज़माने में जब पाकिस्तान की सरहदों पे जंग इस वक्त मुसल्लत है और इंडिया का जोर बहुत चलता है IMF के अंदर, क्योंकि उनका बाकायदा एक डायरेक्टर भी था, शायद आपको पता है, जिसको उन्होंने इमीडिएटली बुला लिया था। और बुलाने का मकसद ये था कि कोरम टूट जाएगा, जब कोरम टूट जाएगा तो पाकिस्तान का ये किस्त जो ही उसको अप्रूव नहीं किया जाएगा। फिर उन्होंने खत भी लिखा था कि जनाब पाकिस्तान को कर्जा ना दिया जाए, लेकिन इसके बावजूद IMF ने कर्जा अप्रूव कर दिया। मंगल या बुध तक ये पैसे भी हमारे अकाउंट में आ जाएंगे, और ये बहुत बड़ी खबर है, शहबाज राना साहब की खबर है, और बड़ा यार जबरदस्त किस्म का रिपोर्टर है। यानी पाकिस्तान में अगर फाइनेंशियल मैटर्स का अगर कोई रिपोर्टर है तो शहबाज राना है। बिल्कुल सही कहा। तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशखबरी है वैसे कि इस क्राइसिस के ज़माने में भी पाकिस्तान को इंटरनेशनली फेवर मिल रही है। दूसरा, ये चाइना के साथ पाकिस्तान के रिलेशन जो है वो भी बड़े स्ट्रेंथन हुए हैं, और ऐसा लग रहा है कि जो चाइना का सारा असला है ना, पाकिस्तान टेस्ट करके दे रहा है उनको कि आपका जहाज देखो, J-10 जो उनका जहाज है उसके शेयर्स में 20% इजाफा हो गया। सर मेरा ख्याल है 5-6% तो उन्हें पाकिस्तान को भी देना चाहिए। सर चौधरी साहब, पाकिस्तान को अब सब फ्री देगा, वो चाइना फ्री दे रहा है कि तुम टेस्ट की जाओ इंडियंस पे, बस कोई मसला नहीं। PL-15 जो है वो भी देखो ना, वो उसको भी टेस्ट कर लिया पाकिस्तान ने, कामयाब टेस्ट। और ये जो मिसाइल दिखा रहा है ना इंडिया के, ये देखे, ये पाकिस्तानी मिसाइल थे, उन्होंने रात को दागे और हमने उनको पकड़ लिया और ब्रेक कर दिया सारा। ये वो बेसिकली मिसाइल हैं जो 6 और 7 मई की रात चलाए थे पाकिस्तान ने। जो आपने देखो ना, इतने जहाज उठ रहे थे, और नियर पास्ट की सबसे बड़ी डॉग फाइट थी जिसमें 125 जहाज इस्तेमाल हुए हैं। मेरा ख्याल ये कि 45 मिनट तक हुई है, लेकिन इमरान खान साहब कहते हैं कि नहीं, ये 59 मिनट तक की थी। ये सही कहते होंगे, क्योंकि मैं किसी भी दुनिया का जो इमरान है उसकी बात को झूठ ला नहीं सकता। हमेशा सच बोलते हैं इमरान साहब खुद भी उड़ते रहे, हमेशा सच बोलते हैं, और यू टर्न नहीं लेते। ठीक है। और अगर यू टर्न लें तो उनके अच्छे होते हैं यू टर्न। तो 59 मिनट्स पे लॉक कर रहे हैं हम इसको। और अब यही है कि लेकिन डॉग फाइट जो सबसे बड़ी थी 125 जहाज़ों के साथ, और उसमें ज़ाहिर मिसाइल पाकिस्तान की तरफ से चलते रहे होंगे, और वही मिसाइल हैं जिनका मलबा लेके वो उसके सरहाने बैठ के रोई जा रहे हैं। चौधरी साहब, वैसे जिस तरह के इन्होंने पायलट रखे हुए हैं, तो बेहतर अपना रिक्शा ड्राइवर बिठा देना, तो वो शायद बेहतर जहाज उड़ा लेंगे। और इनके पायलट जिस तरह के हैं, उन्हें यकीन माने आप रिक्शा पकड़ा देना, उन्होंने खोते रेड़े में मार के कहना है कि यार काश सीट रिजेक्ट हो जाती है। यहाँ पे वो है ना एक बड़ा इख्तियारा पाकिस्तान के अंदर, उसकी मीम बनी हुई, बड़ा इख्तियारा होता है, एक बड़ी थकी हुई बस है, अब पता नहीं बड़ा मेरे साथ नाराज ना हो जाए, तो वो जो है ना उसको हर 2 मिनट बाद थपकी देते रहते हैं, थक थक थक, चल जी, चल उस्ताद, चल उस्ताद, चल उस्ताद। तो एक बंदे ने मीम बनाई और उसने कहा कि ये राफेल त्यारे से हमारा बड़ा इख्तियारा ज्यादा अच्छा है। बात तो ठीक है, बात में वजन है चौधरी साहब। तो मोदी साहब को कहे बड़ा इख्तियार खरीद ले। ठीक है नाज़रीन, हमने तकरीबन ज्यादा डिटेल तो हमने डिस्कस कर ली है। चौधरी साहब ने मेरे कंटेंट के ऊपर हमला कर दिया। मैंने जितना अलग अलग बनाया था, चौधरी साहब ने आपको सारा इकट्ठा बता दिया, तो मेरे पास बहुत कम कुछ बताने के लिए या पूछने के लिए बचा है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। अच्छा चौधरी साहब, मुझे ये बताइए कि इंडिया के अंदर इस वक्त एक खौफदारी है, मोदी बेबस हो चुका है ऐसे लग रहा है, और इंडिया शदीद परेशान है, ठीक है। और परेशानी का जो आज तकरीबन जवाब दिया भी है DGI साहब ने, DG साहब ने कहा है जी कि हमें पता है कि आप इंतजार कर रहे हैं ये आपका दूसरे, हाँ जी, कि ये दूसरे हमले का, दूसरे जूते का, बिल्कुल जी, दूसरे जूते का, तो वो बिल्कुल लगेगा जूता, बिल्कुल हमला होगा। IMF का पाकिस्तान को लोन अप्रूव हो चुका है, तो क्या ख्याल है फिर?